अगर आप जिंदगी से अपेक्षाएं रखते हैं तो अपने कर्म से और अपने मेहनत से उपेक्षा मत कीजिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 हेतु सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड जो 40 अंक की है उसके भी प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो सामान्य हिंदी का जो 20 अंक का प्रैक्टिस सेट है, आज ये उसका 5वां भाग है। आशा करती हूँ आप सभी को प्रश्नों का संकलन बहुत पसंद आ रहा होगा। साथ ही साथ हर प्रैक्टिस सेट के साथ आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही होगी और कहीं ना कहीं नए प्रश्नों के संकलन से आपको आत्मविश्वास भी आ रहा होगा। अभी मैंने आपको 2 शब्द बोले। एक तो बोला कि अगर आप जीवन से अपेक्षा रखते हैं, और फिर उसके बाद बोला उपेक्षा मत कीजिए। ठीक है, अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छाएं रखना और उपेक्षा का अर्थ होता है नज़रअंदाज करना। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग के साथ साथ आप इसका मीनिंग समझेंगे तो आने वाले समय में कहीं पर भी ये परीक्षा में पूछा है तो ध्यान रखेंगे। अपेक्षा मतलब इच्छा और उपेक्षा मतलब नज़रअंदाज करना। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ सारे क्वेश्चंस के आंसर स्वयं से भी उनका उत्तर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपने कितने अंक यहाँ पे प्राप्त किए, या प्रश्नों का जो संकलन था वो क्या इजी था या अच्छा था, या इससे और टफ आप लोग चाहते हैं। क्योंकि पेपर आपका अप्रैल में है, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्टकट ना लेते हुए अपने बेस क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ते रहें। प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, आप चैनल से जुड़े रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए, सारे प्रश्न मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग लिए हैं और इसके लिए बहुत ही प्रमाणिक बुक, ठीक है, लूसेंट और साथ ही जो सामान्य हिंदी है हरदेव बहारी जी की, उन बुक्स का मैंने यहाँ पे कलेक्शन किया है। तो प्रमाणिकता पे बिल्कुल भी संदेह ना करें। तो पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये आपके पाठ्यक्रम में है। परिणति, परिणति या परिणीति या परिणीत। ठीक है, यहाँ पर 4 शब्द हैं, इसमें से आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो पहले तो हमें यही पता नहीं है, है ना, कि इसमें जो शुद्ध शब्द है उसका उच्चारण किस प्रकार होता है या इसका अर्थ है क्या। तो मैं आपको बताती हूँ, इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, परिणति। अब ये परिणति का अर्थ क्या होता है? परिणति का अर्थ होता है अवनति, झुकाव या रूपांतरण। ठीक है, अगर इसी परिणति को, ये इन चारों में सही करेक्ट आंसर है, परिणति ऐसे लिखा जाता है। अगर यही परिणति की स्पेलिंग इस प्रकार होती, ठीक है, परिणीति, तो परिणीति का अर्थ होता है, देखिए परिणीति का यहाँ पे कोई शब्द नहीं है। अगर यह लिखा होता तो परिणीति ये भी शुद्ध है, लेकिन इसका अर्थ होता है विवाहित महिला। ठीक है, परिणीति, आपने इस पे पिक्चर भी बनी है और इसका उपन्यास भी है इस पे, इस नाम से। तो परिणीति का अर्थ होता है विवाहित महिला, लेकिन यहाँ पे परिणति पूछा जा रहा है। तो परिणति क्या है? परिणति का अर्थ होता है अवनति, झुकाव या ट्रांसफॉर्म होना या रूपांतरण, इसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, परिणति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? मतलब पवित्र में जो संधि प्रयुक्त है उसका नाम क्या है? यण संधि है, गुण संधि है, अयाधि संधि है या वृद्धि संधि है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अयाधि संधि है। ठीक है, अब पवित्र में अगर अयाधि संधि है तो उसका विग्रह क्या है? इसका विग्रह है पो प्लस इत्र। अगर आप इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतने प्रैक्टिस सेट में आप खुद ही समझ जाएंगे। पवित्र में क्या है? अयाधि संधि है। ठीक है, और उसका प और इत्र होता है इसका विग्रह, और पवन भी इसी का है। ठीक है, अयाधि संधि का। अगला प्रश्न है, निरर्थक का सही संधि विच्छेद है? निरअर्थक, निरह अर्थक, निह अर्थक या निरा अर्थक? तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, निह अर्थक। और इसमें संधि कौन सी है? विसर्ग संधि है। संधि कितने प्रकार की है? संधि 3 प्रकार की है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर के अंदर 5 संधियाँ हैं। ठीक है, उस अधिकतर वही पूछी जाती हैं, और व्यंजन विसर्ग से भी ऐसे प्रश्न विग्रह में पूछे जा सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें संधि एक पार्ट है और संधि विच्छेद एक पार्ट है। तो मैंने प्रयास किया कि एक क्वेश्चन मैंने संधि से दिया और एक क्वेश्चन संधि विच्छेद से दिया है। तो उसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, निह प्लस अर्थक। इसमें विसर्ग संधि है, मिलके क्या बना? निरर्थक। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी? देखो, कभी कभी ना सिलेबस में एक ऐसा प्रश्न आ जाता है जो हमने सोचा नहीं होता है, तो मैं उन प्रश्नों का संकलन, क्योंकि आपका टॉपिक है सिलेबस में उपसर्ग और प्रत्यय, तो कहीं ना कहीं देखिए उपसर्ग हमने कहा 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी के, संस्कृत के और विदेशी आगत के।
और प्रत्यय जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेन प्रत्यय होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वह होते हैं जिसमें क्रिया शब्द होते हैं धातु रूप, उनसे बनते हैं। और तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं, क्रियाओं को छोड़कर अन्य सभी से बनते हैं, वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो अगर डिटेल में अगर बाई चांस चला गया तो एक प्रश्न आप नोट कर लीजिए कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28 है, 30 है, 42 है या 50 है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 42 है। इसकी डिटेल में नहीं जाना है, बस हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए तो एक्स्ट्रा में है ये, लेकिन हाँ इतना पूछा जा सकता है कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित। ठीक है, और तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि में लगते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? ठीक है, उपसर्ग रहित मतलब ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है, यानी कि वो अपने आप में मूल शब्द होगा, उसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा होगा। सुयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश। आप सभी जानते हैं सुयोग अच्छा योग, विदेश विदेश, देश से विदेश, अत्यधिक इसमें लगा है अति, अति उपसर्ग है, अति प्लस अधिक, और सुरेश एक नाम है, सुरेश, रेस कुछ नहीं होता ना, तो ये क्या है? यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निशाचर में कौन सा समास है? निशाचर में कौन सा समास है? समास आपके सिलेबस में है। अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि है। अब बहुब्रीहि क्यों है? क्योंकि बहुब्रीहि में क्या होता है, इससे हम पहले की वीडियो में जान चुके हैं कि बहुब्रीहि में क्या होता है, शब्द कुछ और होते हैं और किसी तीसरे की बात आती है, अर्थात करके बात आती है। अगर हम निशाचर का विग्रह करें तो निशाचर का विग्रह होता है, क्या होता है? निशा में, निशा का अर्थ क्या होता है? रात। निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। देखिए क्योंकि रात को तो सभी विचरण कर रहे हैं ना, अभी लोग बाहर ड्यूटी से आ रहे हैं या रात को बाहर घूम रहे हैं, कुछ भी है। पहले क्या होता था, मतलब हमने निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस, तो यहाँ पर किसी तीसरे की बात हो रही है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है पेट जिसका, उसको गणेश कहा जा रहा है। देखिए लंबा पेट तो अन्य अन्य लोगों का भी है, लेकिन उनको गणेश नहीं बोला जा रहा है। तो बहुब्रीहि समाज की ये विशेषता है कि जिसके लिए वो है, आप एक बार को आप सोच सकते हैं रूढ़ शब्द कि जिसके लिए है उसी के लिए प्रयोग हुआ। नीलकंठ शिव जी के लिए प्रयोग हो रहा है, नीला है जो कंठ, समझ रहे? तो उसी प्रकार से निशाचर में भी क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। क्यों? क्योंकि निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस, किसी तीसरे की बात हो रही है, तो बहुब्रीहि समास है। अव्ययभाव समास में मैंने आपको बताया था प्रथम पद अव्यय होता है। कर्मधारय समास बताया था पहले वीडियो में कि विशेषण और विशेष्य होता है, और तत्पुरुष में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आ गया, अव्ययभाव समास का एक उदाहरण है यथाशक्ति। का सही विग्रह क्या होगा? आपका सिलेबस में समास भी दिया है और समास विग्रह भी दिया है, इसलिए एक प्रश्न ऐसे है। तो यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? जैसी शक्ति, जितनी शक्ति, शक्ति के अनुसार या यथा जो शक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शक्ति के अनुसार। तो शक्ति के अनुसार मतलब यथा शक्ति। तो कहीं ऐसा ना लगे कि यथा जो शक्ति, ऐसा ना लगे आपको, तो आपको विग्रह भी सही से समझ में आनी चाहिए। यथा शक्ति का विग्रह क्या होगा? शक्ति के अनुसार। और इसमें समास कौन सा? अव्ययभाव, क्योंकि यथा क्या है? अव्यय है। ठीक है, यथाशक्ति, यथानुसार, इस प्रकार से यथासंभव, ये इसके अव्ययभाव समास के उदाहरण है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? देखिए पूरा प्रयास किया है कि ऐसे प्रश्नों का संकलन हो जो आपके लिए नए हों और जो परीक्षा में जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा अधिक हो। तो विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या संकर है? तो विभावरी क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तत्सम है। वैसे इसका कोई तद्भव रूप ऐसा नहीं है, लेकिन विभावरी का अर्थ जो होता है, विभावरी का अर्थ क्या होता है? रात। विभावरी का अर्थ क्या होता है? रात। ठीक है, तो विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम शब्द, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसका तद्भव अगर हम कहें तो रात्रि के बहुत नज़दीक पहुंचता है, रात्रि। रात्रि एक बार को इसको कह सकते हैं, विभावरी का तद्भव रात्रि, और अर्थ क्या होता है? रात। लोटा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये देशज शब्द है। अगला प्रश्न है, वानर का तद्भव रूप बानर, बंदर, बांदर या बांदर। ठीक है, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा है, यहाँ पे 9 लगा है, तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बंदर। ये सही है, ये तो आपके लिए इजी क्वेश्चन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए ये अच्छा प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन करना है। बारात क्या है? देखिए बारात तद्भव है। अब अगर बारात तद्भव है तो उसका तत्सम क्या होगा? देखिए वर यात्रा। अभी एक पेपर हुआ था अभी जनवरी में कुछ टाइम पहले, तो उसमें आया था दुल्हा दुर्लभ।
है ना। तो ये बहुत इजी लगते हैं लेकिन सुनने में, और इसके तत्सम तद्भव ध्यान रखेंगे। बारात का क्या है? तद्भव वर यात्रा, बारात का तत्सम वर यात्रा, यानी कि ये तद्भव शब्द है, तो ये इसका आंसर नहीं है। वर्षा, वर्षा क्या है? वर्षा तत्सम है, तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि वर्षा का तद्भव क्या होता है? बारिश। और हाथी एक तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? हस्ती, ठीक है, हस्ती। और आंसू का क्या होता है? अश्रु, आंसू का अश्रु, ठीक है। आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है लेकिन समझने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारा आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी, वर्षा तत्सम शब्द है, क्योंकि वर्षा का तद्भव होता है बारिश। बाकी ये सारे क्या हैं? ये सब तद्भव हैं। तद्भव है तो उसका तत्सम मैंने आपको बताया वर यात्रा, हाथी का बताया हस्ती, आंसू का बताया अश्रु, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देखो, विभावरी का पर्यायवाची शब्द क्या? अभी मैंने आपको बताया था विभावरी का अर्थ क्या होता है? रात होता है और रात्रि होता है, बताया था। तो विभावरी का पर्यायवाची क्या होगा? देखो, चंद्रिका माने क्या होता है? चंद्रिका माने होता है चांदनी, और चांदनी के पर्यायवाची, इसके पर्यायवाची बताती हूँ, देखो नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। कौमुदी, कौमुदी। और एक इंपॉर्टेंट ज्योत्सना, ये कई बार वर्तनी की दृष्टि से पूछा जा चुका है, कई बार। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, देखिए ज्यो आधा त, स भी आधा है, ना पूरा है, ज्योत्सना। ये किसका पर्यायवाची है? चंद्रिका का पर्यायवाची है। चंद्रप्रभा, ये मैं किसके बता रही हूँ आपको? चंद्रिका के बता रही हूँ, ठीक है। ये चंद्रिका के हो गए, तो ये तो उसका आंसर नहीं है, ये विभावरी का आंसर नहीं है। चंद्रिका के मैंने आपको पर्यायवाची बता दी। अगला है तपसा, और तपसा का अर्थ होता है तपस्वी, तो ये रात से नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। क्षणदा, और क्षणदा जो है ये विभावरी का पर्यायवाची है, ठीक है। क्षणदा किसका पर्यायवाची है? विभावरी का पर्यायवाची, यानी कि रात का पर्यायवाची है। तो क्षणदा ये हमारा आंसर है। इसके हम और पर्यायवाची जानते हैं। रजनी तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है, रजनी सभी जानते हैं, रजनी माने रात। सरवरी एक अच्छा शब्द है, इसको याद रखेंगे। सरवरी माने भी क्या होता है? रात होता है। त्रियामा, त्रियामा माने भी क्या होता है? रात होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। रजनी, निशा, सरवरी, त्रियामा, ये क्षणदा, और ये भी क्षणदा भी किसका? रात का पर्यायवाची, यानी कि विभावरी। ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं। और बात करें तरणी की, ये तरणी, अगर तरणी ऐसे लिखा है, देखो हिंदी ना बहुत क्लियर, बहुत ईमानदार भाषा है। तरणी अगर ऐसे लिखा है तो यानी कि सूर्य का पर्यायवाची है। तरणी किसका पर्यायवाची? सूर्य का। मैंने आपको चंद्रिका बताया, तपसा बताया, क्षणदा तो हमारा आंसर ही है, और तरणी सूर्य का पर्यायवाची अगर ऐसे लिखा हो। लेकिन तरणी अगर ऐसे लिखा हो, ध्यान देंगे, तरणी अगर ऐसे लिखा हो तो ये नाव का पर्यायवाची, लेकिन यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो ये सूर्य का पर्यायवाची, ध्यान देंगे आप लोग। विभावरी, ये ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। तरणी सूर्य का है, और तरिणी नाव का है। चंद्रिका हमने बात की चांदनी का है। तपसा मैंने आपको बताया तपस्वी, क्षणदा रात का, और मैं उसके बहुत सारे पर्यायवाची आपको बताए, रजनी, निशा, सरवरी, त्रियामा, ठीक है। आप थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, आप वीडियो को पॉज करें, फिर दोबारा से पीछे ले जाएं और दोबारा सुने, ठीक है। अगला प्रश्न है, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है? अतनु मतलब जिसका तन नहीं है। आप सभी जानते हैं कि कामदेव को महादेव ने भस्म कर दिया था, उसके पीछे बहुत अच्छी सी कथा है। पौराणिक कथाओं को भी सुनते रहिए, उससे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। तो अतनु इसको इसलिए कहा गया, किसको कहा गया? कामदेव को कहा गया, ये इसका सही आंसर है। तो कामदेव को क्योंकि भस्म कर दिया था, उन्होंने शिव जी की तपस्या भंग की थी, तो लेकिन भंग, अब उसमें भी कामदेव का फ़ायदा हो गया। क्या फ़ायदा हो गया? कि वो बिना शरीर के हर मनुष्य के भीतर है। काम मीन्स इच्छाएं, हर मनुष्य के भीतर वो समाया हुआ है। कामदेव की कहीं ना कहीं जीत हुई, ईश्वर के नज़दीक जो जाएगा उसका तो भला ही होगा ना किसी प्रकार से। तो कामदेव अतनु का पर्यायवाची है। अगर हम अन्य कामदेव के पर्यायवाची की बात करें तो एक और है अनंग, अनंग, ठीक है। कंदर्प, कंदर्प भी कामदेव का पर्यायवाची है। मनमथ, मन मथ भी इसका पर्यायवाची है। और रतिकांत, क्योंकि कामदेव की पत्नी का नाम था रति, बहुत सुंदर, रति का अर्थ होता सुंदर, तो रतिकांत, इनकी पत्नी का नाम रति था, इसलिए इनको रतिकांत, रतिपति ऐसा भी कहा जाता है। तो अतनु किसका पर्यायवाची है? कामदेव का पर्यायवाची, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, ये सब मैंने उसी के पर्यायवाची बताए। अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकृष्ट होगा, विकर्षण होगा, अनाकर्षण होगा, या पराकर्षण होगा? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विकर्षण, ठीक है, विकर्षण है। अगर हम आकृष्ट की बात करें, ये आकृष्ट है ना, तो आकृष्ट का विलोम होता है विकृष्ट। जैसा शब्द होता है ना वैसा ही उसका विलोम भी होता है। आकर्षण का विलोम क्या होगा? विकर्षण।
अगला प्रश्न है मंद का विलोम क्या होगा? सुस्त होगा, द्रुत होगा, शीघ्र होगा, त्वरित होगा। तो मंद का विलोम है द्रुतगामी, कहते हैं ना बहुत स्पीड से काम होना। मंद मतलब स्लो, द्रुत माने अधिक स्पीड, द्रुतगामी कहते हैं ना, द्रुतगामी। मेट्रो ट्रेन को द्रुतगामी कहा जाता है मेरे ख्याल से। द्रुतगामी जिसकी गति बहुत तेज है। तो मंद का विलोम क्या होगा? द्रुत। और त्वरित का विलोम है सुस्त, ये यहाँ पर आसपास में ही है। त्वरित का विलोम क्या है? सुस्त। लेकिन हमारा आंसर क्या है? मंद का विलोम क्या है? द्रुत। अगला प्रश्न, प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या? देखिए आपके सिलेबस में है वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वाक्यांश कभी वाक्यांश भी दे सकता है और कभी एक शब्द दे देगा, उसका वाक्य आपको बनाना होगा। तो प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या है? उत्तर ना देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, या जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती। देखिए प्रत्युत्पन्नमति जो है ये विशेषण दिया जाता है लक्ष्मण जी को। उसका कारण ये है कि आपने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहीं रामलीला में देखा होगा, तो वो क्या करते हैं, परशुराम की हर बात का उनके पास जवाब होता है। तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि जो तत्काल उत्तर दे सके उसी समय, तुरंत, कहते हैं ना हाजिर जवाब, एक तरफ से उसको आप हाजिर जवाब कह सकते हो। तो प्रत्युत्पन्नमति वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जो तत्काल उत्तर दे सके, उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्युत्पन्न। देखो प्रति उत्पन्नमति, प्रति उत्पन्न एकदम से, जिसके मति मीन्स बुद्धि, जिसके बुद्धि में एकदम से कुछ आ जा रहा है उत्तर देने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? जो तत्काल उत्तर दे सके, प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न है विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, रेखांकित वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? कुलीन होगा, समकालीन होगा, कुलश्रेष्ठ होगा, या कुलभूषण होगा। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कुलीन होगा। ठीक है, समकालीन तो ये होगा ना कि उसके काल का, अगर हम कहें कि समकालीन मतलब उसके काल का, कुल श्रेष्ठ मतलब कुल में श्रेष्ठ, कुलभूषण मतलब कुल के आभूषण के समान। लेकिन यहाँ पे बात हो रही श्रेष्ठ कुल में, तो कुलीन जन्म लिया है ना, कुलीन में जन्म, श्रेष्ठ ने कुलीन में जन्म लिया, या कुलीन, कुल में ऐसे नहीं आएगा, कुलीन आएगा। ठीक है, श्रेष्ठ कुल, कुलीन में जन्म लिया। अगला है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। देखिए आशा कौन करेगा फेल होने की? शक क्या? शक तो तब होता है ना जब कोई दूसरा है, उसे शक में डाउट होता है। संशय, देखो वाक्य शुद्धिकरण में ना या तो अत्यधिक शब्दों का प्रयोग होगा, या वाक्य के भाव के अनुसार उसमें शब्दों का चयन नहीं होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, बाकी सब ठीक है, लेकिन जो भाव है उसके अनुसार शब्दों का चयन नहीं है, और शब्दों का चयन इसमें है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। यह है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं? देखिए इस बार जो अभी पेपर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वहाँ इस प्रकार से पूछा गया था कि कौन मुहावरा है और कौन लोकोक्ति है, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर मैंने एक प्रश्न ऐसे निर्माण करा, क्योंकि क्या पता जो अभी आपका पेपर उसमें भी ऐसे आ जाए। तो इसमें कौन सा है जो मुहावरा नहीं है? आस्तीन का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना, या दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो देखो मुहावरे और लोकोक्ति में एक बड़ा अंतर है। पहले तो उनके अंत में ना आता है कभी कभी, ठीक है, आस्तीन का सांप होना ऐसे आता है, या मुहावरा एक पूर्ण वाक्य नहीं होता है। मुहावरा को कंप्लीट करने के लिए हमें अन्य चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, जबकि लोकोक्ति अपने आप में क्या होता है? पूर्ण वाक्य होता है। तो दूर के ढोल सुहावने ये मुहावरा नहीं है, क्या है? ये लोकोक्ति है। तो यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए रवि का अर्थ क्या होता है? सूर्य। रवि का अर्थ क्या होता है? सूर्य। तो जहां सूर्य नहीं पहुंचता वहां कवि पहुंचता। लोकोक्ति का अर्थ क्या है? कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, यही है। मतलब वो कहीं भी जा सकता है। जा सकता सेंस उसकी लिखी गई रचनाएं, है ना। जैसे आप अपने किसी भी पाठ्य पुस्तक में किसी भी रचना को पढ़े, आपने बचपन में पढ़ी, अपने कक्षा में पढ़ी, तो कवि वहाँ नहीं है, और रवि भी नहीं है कमर क्लास के भीतर, कक्षा के भीतर, लेकिन वहाँ कवि की रचनाएं पहुँच चुकी है, रचना पहुँच चुकी है। तो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि निरंकुश होता है, गलत। कवि कल्पनाशील होता है, ये तो हो गई। कवि भावपूर्ण होता है, ये भी हो गई। लेकिन इसके लिए हम रवि और कवि की तुलना नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है। अगम्य मतलब कि मतलब उसको कहीं जाना उसके लिए असंभव नहीं है, वो कहीं भी उसकी रचना के माध्यम से पहुंच सकता है। तो आज की वीडियो में हमने पूरा प्रयास किया कि पूरे पाठ्यक्रम को लिखते हुए 20 प्रश्नों का यहाँ पर हमने अभ्यास किया। आशा करती हूँ आपके लिए सभी प्रश्न अच्छे रहे होंगे। आपने यहाँ पर कितना स्कोर किया, आपको प्रश्नों का संकलन कैसा लग रहा है, ज़रूर मुझे कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अप्रैल के समय तक अभी तो बहुत समय आप अच्छे से ट्रेंड हो सकते हैं। उसके साथ साथ ही करंट अफेयर भी इस प्लेलिस्ट में है, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट जो 40 नंबर का उत्तराखंड है ना, उसको ज़रूर अटैम्प्ट करें। उसमें मैंने अभी 5 वीडियो बना चुकी हूँ, उसको भी आप प्लीज़ देखें। आपको देखकर ही उसमें समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।